हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। यहाँ पर हम आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की डेट है 16 मई 2022 एंड चलिए अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के हमारे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारतीय फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए भारती फाउंडेशन में आज ही अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का रूल तो आप सभी को पता होगा, हर एक आर्टिकल से पहले आपको एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिवली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आर्टिकल सुन लेना। तो आपके लिए सबसे पहला आर्टिकल का सबसे पहला सवाल है, थॉमस कप ये जो ट्रॉफी है वो इनमें से कौन से स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है, वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी वॉलीबॉल एंड डी बैडमिंटन। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये जो आर्टिकल है थॉमस कप के रिगार्डिंग है। तो इस आर्टिकल को आप स्पोर्ट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी वगैरह अभी स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। स्पेसिफिकली आपके स्टेट पीएसयू में, बैंकिंग में वगैरह भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर थॉमस कप जीत लिया है, और इंडिया ने किसको हराकर ये जीत हासिल की है? इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, तो स्कोर कुछ इस तरीके का आया था 3/0। इंडिया को 3 पॉइंट्स मिले थे, इंडोनेशिया को 0 पॉइंट मिले थे, और इसी जीत के साथ इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर थॉमस कप जीत लिया है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। अगर इंडोनेशिया न्यूज़ में है तो इंडोनेशिया की लोकेशन पहले समझ लेते हैं। तो इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एशिया के साउथ ईस्ट में पड़ती है, इसी की वजह से इसको साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोला जाता है। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली इनके जावा आइलैंड पर है, लेकिन ये डूब रही है, इस वजह से इंडोनेशिया नई कैपिटल अभी बना रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया के अगर हम लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेशिया के साथ, पपुआ न्यू गिनिया के साथ एंड ईस्ट तिमोर के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। वैसे तो इंडोनेशिया कोई एक लैंडमास नहीं है, ये छोटे छोटे आइलैंड से बना है। तो ये एक आर्किपेलगो है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आर्किपेलगो का मतलब क्या होता है? ऐसा एक कंट्री जो छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, या ऐसा एक रीजन जो छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हम आर्किपेलगो बोलते हैं। तो इंडोनेशिया एक आर्किपेलगो है, और ये 3 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ये जरूर याद रखना। एक तो मलेशिया, दूसरा पपुआ न्यू गिनिया, तीसरा ईस्ट तिमोर। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं ये थॉमस कप क्या है, किस तरीके से हमें जीत मिली है। एक्चुअली अगर हम पिछले 14 थॉमस कप के कंपटीशन की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया के द्वारा 14 टाइम्स तक इस कप को जीता था। 14 टाइम्स तक इंडोनेशिया चैंपियंस थे। लेकिन इस बारी जो हमारे इंडिया के डिटरमाइंड इंडियन मेंस टीम थी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। उन्होंने एक्चुअली 14 बारी जीते इंडोनेशिया को ही 3/0 से हरा दिया है, एंड इस थॉमस कप के ऊपर अपना नाम लिखते आए, जो कि बहुत ही प्राउड बात है, राइट। और इंडिया की तरफ से कौन कौन यहाँ पर खेल रहा था? तो अभी हमारे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप मेडलिस्ट है लक्ष्य सेन, ये भी यहाँ पर खेल रहे थे। किदम्बी श्रीकांत, ये भी खेल रहे थे। एंड हमारे जो वर्ल्ड नंबर 8 डबल्स डो है, चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज रनकी रेड्डी, इन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। एक्चुअली ये डबल्स डुओ का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। जो बैडमिंटन होता है वो सिंगल भी खेला जाता है या युगल में भी खेला जाता है, मतलब डबल भी खेला जाता है, राइट। 2 लोग भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चिराग शेट्टी है एंड सत्विक सिराज रनकी रेड्डी हैं, वो डबल्स डुओ में खेलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया था। बेसिकली अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो थॉमस कप है वो इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन होता है। इसको एक्चुअली वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप्स के नाम से भी जाना जाता है,
तो ये आपको सारी नाम पता होनी चाहिए, जैसे कि थॉमस कप को वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप्स भी बोला जाता है और ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जितने भी मेंबर नेशन है, जैसे कि अगर हमारा इंडिया इसका मेंबर नेशन है, तो इंडिया अपनी तरफ से टीम भेजता है और वो टीम हमारे इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये जो चैंपियनशिप है 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1948 1949 से, तब ये हर 3 सालों में एक बारी होती थी, लेकिन 1982 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और अभी ये हर 2 सालों में कंडक्ट की जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए अभी हम दूसरा हमारा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा आर्टिकल है भारत टैप इनिशिएटिव के बारे में। तो रिसेंटली हमारे मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा भारत टैप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? तो प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन हुआ था, उस समय में इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो एग्जीबिशन था प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन, इसका एम यही था कि प्लम्बिंग, वाटर या सैनिटेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनको शोकेस करना, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये देख लेते हैं कि ये भारत टैप इनिशिएटिव एग्जैक्टली क्या है और क्यों रखा गया था। सो ये जो भारत टैप इनिशिएटिव है, इसकी कंसेप्ट ये है कि लो फ्लो टैप को यूज करना है या फिक्चर्स को यूज करना है, ठीक है। मतलब जो लो फ्लो वाले टैप नहीं होते, अब बेसिकली मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए, अगर हम जब भी ब्रश करने के लिए वगैरह जाते हैं, हम पूरा का पूरा नल जो है खुला छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हाई फ्लो हो जाएगा, राइट। तो इससे वाटर वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस भारत टैप इनिशिएटिव में लो फ्लो टैप्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें कम पानी आता है, कम मात्रा में पानी आता है, ठीक है। तो ये जो भारत टैप इनिशिएटिव है वो लो फ्लो को प्रोवाइड करता है, सैनिटरी वेयर एट स्केल को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वाटर कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करना, वाटर को सेव करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी हो गया है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जगहों पर ग्राउंड वाटर की सिचुएशन कैसी है, ग्राउंड वाटर लो लेवल पर पहुंच गया है एंड प्लस रेनफॉल भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, राइट। रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, तो वाटर को सेव करना आज की डेट में बहुत नेसेसरी बन चुका है। तो इसी की वजह से ये भारत टैप इनिशिएटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भारत टैप इनिशिएटिव है, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 40% तक जो वाटर है सेव हो जाएगा एंड इससे हमारी वाटर सेविंग एंड एनर्जी सेविंग की हैबिट्स में भी चेंज आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लस पंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्यूरिफिकेशन के लिए जो वाटर एंड एनर्जी लगती है उसको भी हम सेव कर पाएंगे। एंड प्लस अभी तो ये कुछ ही स्केल पर भारत टैप इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में इसको हम क्योंकि हमारे पूरे कंट्री में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो एक जगह पर अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर गया तो सभी जगहों पर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इससे वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स में एक रिन्यूड फोकस हमारा बैठ जाएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत टैप इनिशिएटिव के बारे में हो गया। चलिए अभी तीसरे आर्टिकल की ओर चलते हैं, जो है श्रीवेल्ड व्हीट के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारा सेंटर जो है पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में व्हीट काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है, तो सेंटर इन फार्मर्स से व्हीट को प्रोक्योर करता है, राइट। ये तो आपको पता होगा, सेंटर के द्वारा व्हीट को प्रोक्योर किया जाता है, बहुत लार्ज स्केल पर व्हीट को प्रोक्योर किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटर के द्वारा फेयर एंड एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स के तहत पहले तो ये बोला जाता था कि अगर आप व्हीट दे रहे तो उसमें 6% तक आप श्रीवेल्ड या फिर ब्रोकन ग्रेन्स को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट रखा गया था कि कोई भी फार्मर 6% तक श्रीवेल्ड या ब्रोकन ग्रेन्स को उसमें ऐड कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ग्रेन्स हैं जो नॉर्मल दिखते हैं, और ये श्रीवेल्ड ग्रेन्स होते हैं जो थोड़े बहुत ऐसे आप बोल सकते हैं कि सिकड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो श्रीवेल्ड या फिर ब्रोकन ग्रेन्स है वो हम 6% तक उसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी सेंटर के द्वारा इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है और ये जो एग्जिस्टिंग 6% की परमिसेबल लिमिट थी उसको 18% तक बढ़ा दिया है। तो अभी फार्मर्स 18% तक अपने श्रीवेल्ड या फिर ब्रोकन ग्रेन्स को नॉर्मल ग्रेन्स में मिक्स कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फार्मर्स को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अब ये क्यों किया जा रहा है वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, ये मूव इसलिए लिया जा रहा है ताकि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि अभी ऑनगोइंग राबी मार्केटिंग सीजन चल रहा है एंड दिक्कत ये आ रही है कि अभी नॉर्थ इंडिया में हीट वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और हीट वेव की वजह से ये जो ग्रेन्स है वो श्रीवेल्ड हो रहे हैं। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है ना, इसमें फार्मर्स की कोई गलती नहीं है। तो इसी की वजह से फार्मर्स को राहत देने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। एंड प्लस ये जो दोनों स्टेट्स थे उन्होंने भी सेंटर से ये रिक्वेस्ट की थी, अर्ज किया था कि अभी जो राबी मार्केटिंग सीजन है
2022-23 का, यहाँ पर वीट के लिए यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, तो उसी नोटिस पीरियड पर उन्हीं की नोटिस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, चलिए अभी अगला आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के बारे में है। सो अभी रिसेंटली ही फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। तो इसमें ये पाया गया है कि 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के चेयरमैन के तौर पर इंडिया को यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है। यूनानिमसली का मतलब होता है कि किसी का अपोज ना होना। ठीक है, तो 2022-24 के लिए अभी इंडिया एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का चेयरमैन बनने वाला है। चलिए, आपके लिए इस आर्टिकल का सवाल है कि फिलीपींस ये जो कंट्री है वो और कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वो आपको मुझे बताना है। देखते कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना कि अभी रिसेंटली ही एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुछ नए मेंबर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ताइवान एंड फिलीपींस। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं ये एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ एग्जैक्टली क्या है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1997 में फिलीपींस के मनीला में ही सिम्पोसिज्म ऑन एशियन इलेक्शंस इन 21st सेंचुरी के बारे में एक सिम्पोसिज्म हुआ था, और उसके बाद इस सिम्पोसिज्म के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने 1998 में एक रिजोल्यूशन पास किया, और ये जो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो करंटली 20 एशियन इलेक्शन मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो हमारी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का मेंबर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन मॉनिटरिंग बॉडी, जैसे कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के जो इलेक्शन कमीशन होंगे वो इसके मेंबर है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंडिया एज अ कंट्रीज का मेंबर नहीं है, तो हमारा जो इलेक्शन मॉनिटरिंग बॉडी है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली इसका मेंबर है। तो याद रखना। ठीक है, तो करंटली कितने मेंबर्स हैं? 20 एशियन इलेक्शन मॉनिटरिंग बॉडीज इसके मेंबर है। एंड हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक्चुअली इसका फाउंडर मेंबर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमें चेयरमैनशिप मिली है। 2014 से लेके 2016 में भी हमें चेयरमैनशिप मिली थी, यह बात आपको बैकग्राउंड में जाकर पता होनी चाहिए। एंड 2011-13 में हम इसके वाइस चेयरमैन के तौर पर इलेक्ट हो गए थे। तो दोनों चीज़ें याद रखना, बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2011 से लेके 13 तक वाइस चेयरमैनशिप एंड 2014 से लेके 16 तक चेयरमैनशिप हमें मिली थी। तो अगर हम इस एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लें, तो ये एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ की जो 118 मेंबर्स है उसका भी एक एसोसिएट मेंबर है, ये चीज़ याद रखना। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ को गठित किया गया था। तो ये एक नॉन पार्टीशन फोरम है, स्पेसिफिकली एशियन रीजन के लिए बनाया गया है, इसी की वजह से इसके नाम में आपको आशा का नाम देखने को मिलेगा। तो ये जो फोरम होता है उसमें इलेक्शन अथॉरिटीज़ अपने अपने कंट्री में इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाती है, उनके एक्सपीरियंस क्या क्या है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है। तो इससे इलेक्शन के ऊपर लोगों का जो फेथ है वो बढ़ सकता है, डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है, राइट। प्लस ये जो हमारा एसोसिएशन है उसमें ट्रांसपेरेंट एंड ओपन इलेक्शंस को प्रमोट करने की बात की जाती है। गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी को हम और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात की जाती है। तो ओवरऑल इलेक्शन प्रैक्टिसेस को और सुधारने के, उनमें रिफॉर्म्स लाने की क्या ज़रूरत होती है, किस तरीके के रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए किया गया ये फोरम है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने थॉमस कप के बारे में डिस्कस किया था, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने इंडोनेशिया की लोकेशन भी देख ली। इसके बाद हमने भारत टैप इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने श्रीवर्ल्ड वीट के बारे में डिस्कस किया था। एंड लास्ट में हमने एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।